हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या कुछ चीज़ें इसमें बाकी थी आपकी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस साल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आपके स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स बनाते चलिए। और आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को ये लोग लाल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात आई है नीले लिटमस पेपर की, तो यहाँ से आप जैसे एक पेपर होता है पतला सा, और वह पेपर किसका बना होता है, जैसे लिटमस पेपर है तो ये किसका बना हुआ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप बताएंगे कि ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये लाइकेंस के बने होते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। लाइकेंस बोला जाता है उसको, इसके बने होते हैं ये लिटमस पेपर। जैसे ही कोई भी एसिड अगर आप उस पेपर पे डालते हैं तो उस पेपर का कलर जो होगा आपका ब्लू से रेड हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अम्ल के बारे में और भी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी राय रखी, और वो वैज्ञानिक थे एक आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ये बताया कि जो आपके अम्ल हैं ये H+ आयन देते हैं। कहीं भी अगर जलीय विलयन में जाते हैं तो ये अपना H+ आयन देते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अगर इसको आप जल में डालते हैं तो ये H+ आयन के रूप में अलग हो जाता है, क्लोरीन माइनस के फॉर्म में अलग हो जाता है। ऐसे एक और वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी अपनी एक राय दी जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लारी, और ये कहते हैं कि ये जो होते हैं ये प्रोटॉन दाता होते हैं। जैसे इन्होंने H+ आयन बोल दिया तो इन्होंने बोला कि यह प्रोटॉन दाता होते हैं। और इन्होंने जो एग्जाम्पल जिस केमिकल को लिया था वो था CH3COOH कंपाउंड को लेकर अपना प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया कि यह प्रोटॉन देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम। डेफिनेशन तो बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन हम एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख सकते हैं। आइए, इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे लुईस नाम के, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। वो कहते थे कि जितने भी आपके अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कई लोगों के विचार हैं, अलग अलग थाट हैं सबके, तो उतना गहराई में हम नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। सबसे पहले इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग है। Cl के उपयोग, इसमें सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इस अम्ल का उपयोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि यह अम्ल बाई बर्थ भी पाया जाता है हार्मोन के रूप में, और एसिडिटी या फिर हमारे पेट में जो गैस बनती है वो भी आपके HCl ही होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि हमारे पेट में कौन सी गैस बनती है, तो आप आंसर बताएंगे कि HCl ही होती है। इसके अलावा एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज कहा जाता है हिंदी में, ये भी कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आपके दो चीज़ों का रेशियो होता है, दो कंपाउंड का रेशियो होता है, एक होता है HCl और दूसरा होता है HNO3। ये एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद बनता है, और वो अनुपात होता है आपका 3:1। ये अनुपात भी पूछा हुआ है इन दोनों का, और कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं ये भी पूछा हुआ है। तो एक्वा रेजिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टर्म होता है, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक, इसके अलावा आपका अगला उपयोग देखा जाए तो अगला उपयोग आपका H2SO4 होगा। आइए अब H2SO4 के उपयोग को देख लेते हैं। अम्ल में आपके ये सारे HCl भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, ये सारे आपके अम्ल पाए जाते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सारे अम्ल होते हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। ये देखिए H2SO4 की बात हो रही है, जिसे इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, या फिर इसे किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। इसको ध्यान में रखिए, कई बार पूछा हुआ कि किंग ऑफ एसिड क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है आपका किंग ऑफ एसिड H2SO4। ठीक, या फिर हिंदी में इसे अम्लों का राजा बोला जाता है, अम्लों का राजा H2SO4 को ही बोला जाता है। या फिर एक और नाम ध्यान में रखिए, हो सकता है इस नाम से पूछ दे, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है इसे, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा, का राजा। ठीक,
और इसी H2SO4 का यूज होता है आपकी बैटरी में, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरीज यूज होती है उनमें पड़ता है, इसलिए इसे बैटरी एसिड भी बोला जाता है। और आपको पता ही होगा जो बैटरी में एसिड पड़ती है, ऐसा नहीं है कि केवल एसिड ही पड़ती है, अगर केवल एसिड ही डाल दिया जाएगा तो सभी चीज़ों को गलाकर आपका पानी कर देगा, इसलिए इसके साथ पानी मिलाया जाता है, शुद्ध जल मिलाया जाता है। और शुद्ध जल किस अनुपात में मिलाया जाता है, एसिड क्या क्या अनुपात होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसको ध्यान में रखिए, जो शुद्ध जल या फिर डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है, या H2SO4, इन दोनों की क्या होती है, तो यहाँ पे शुद्ध जल जो होता है आपका 68% होता है आपकी बैटरी में, और जो H2SO4 की मात्रा होती है वो होती है 32%। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आइए अब आगे कुछ और उपयोग देखते हैं, और कंपाउंड देखते हैं HNO3। आपका HNO3 जो होता है ये आपका, जैसे मान लीजिए सोना और चांदी के शुद्धिकरण में आपका सोना Ag बोला जाता है, गोल्ड Au, सोना को Au बोला जाता है, Ag तो चांदी होता है, सोना हो गया, या फिर आपका चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, इनको शुद्धिकरण के रूप में इनको शुद्ध किया जाता है किसके जरिए, HNO3 के जरिए, और ये भी एक आपका अम्ल ही होता है, इसलिए ये भी एक आपका उपयोग हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आप ऑक्जेलिक अम्ल का कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए, अगर किसी कपड़े पे जंग के धब्बे लग गए हैं, किसी कपड़े पर मान लीजिए किसी धातु से ये धब्बे लग जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है। इसका अगर फार्मूला देखते हैं तो होता है C2H2O4, C2H2O4 इसका एग्जाम्पल, इसका फार्मूला होता है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, कुछ और इनके उपयोग हैं जो खाने वाले पदार्थों में उपयोग किए जाते हैं, जो खाने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं उनमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, तो इनमें आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो, इन सारे चीज़ों के बारे में किसी न किसी चीज़ के बारे में यहाँ से पूछता ही रहता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और इनको याद भी रखिएगा, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और कच्चे सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बताएंगे मैलिक एसिड पाया जाता है, कच्चे सेव में मैलिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, तो टार्टरिक पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ऐसे ही आपका दूध में पता ही होगा, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय, अभी कुछ समय पहले पेट के बारे में बात हुई, तो इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर आ गया फिर से आपका, तो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए कई बार ये भी पूछा हुआ है कि चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मैथोनिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल। मैथोनिक अम्ल बोला जाता है चींटी के डंक में, या फिर फार्मिक एसिड भी इसे बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें भी आपके बिच्छू के डंक में भी सेम यही चीज़ होता है। तो ये आपका, ये सभी जो अभी तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे सभी को बता दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, आइए कुछ और इनके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, कौन कौन से रिएक्शन पे अम्ल क्या प्रभाव डालता है। जैसे ये अम्ल जो भी आपके अम्ल पाए जाते हैं, ये किसी भी अगर धातु के साथ क्रिया करते हैं, तो धातु के साथ क्रिया करके हमेशा ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम धातु लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक धातु लेते हैं Zn, जिंक, और इसे
अभिक्रिया कराते हैं HCl से, ट्वाइस HCl, तो ये आपका बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त करता है। ठीक, ये धातु और Cl मिल जाते हैं और हाइड्रोजन गैस एक साथ मुक्त कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए Cl2 भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो दोनों तरफ समीकरण संतुलित भी है। इसके अलावा अगर कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं, कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता होगा, CaCO3 होता है। CaCO3 को अगर आप किसी एसिड से, एसिड मान लीजिए H2SO4 से अगर आप क्रिया करा रहे हैं तो ये क्या देता है, CaSO4 देता है प्लस आपको CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक, इतनी चीज़ें बातें हुई हमारे HCl के बारे में। अब इसके बाद हम इतनी बातें हुई हमारे एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में, क्षार के बारे में। अब आइए क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार ये वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा, यानी कि आपको ये कसैले टाइप के इनका स्वाद आएगा जीभ पे, तथा जो लाल लिटमस पेपर जो होता है आपका, रेड लिटमस पेपर को ब्लू, नीले में बदल देते हैं। ऐसे को आप क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। और यही बात आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अपने शब्दों में बताया कि ये OH माइनस यानी कि OH आयन का त्याग करते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं OH के लिए NaOH, KOH या फिर आप CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर MgOH ट्वाइस, कोई भी ले सकते हैं। तो आर्हेनियस ने यह बताया कि ये OH आयनस का था। और वहीं ब्रॉन्स्टेड लारी ने ये बताया कि ये जो लोग होते हैं ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि H+ आयन के रूप में प्रोटॉनों को ग्रहण करने वाले होते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं NH3 को, NH3 या फिर H2O को। एक और वैज्ञानिक थे आपके लुईस नाम के, और ये अपनी अलग संकल्पना देते हैं। लुईस कहते हैं कि ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को का दान करते हैं। यानी कि अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो ये क्लोरीन पे माइनस, Cl माइनस ले सकते हैं, F माइनस ले सकते हैं, OH माइनस ले सकते हैं। तो ये कहने का मतलब तीनों लोगों का एक ही था, वही बात थी, तीनों लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। अब आइए इनके उपयोग के बारे में देख लेते हैं, क्या ये लोग उपयोग बताते हैं। उपयोग देखते हैं, सबसे पहला उपयोग देखते हैं। उपयोग में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आपको पता होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसका जो उपयोग होता है ये घरों में, हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले को ही लिया है, सबको नहीं लिया है। घरों में चूना लगाने में, या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, और चमड़े के ऊपर जो बाल रहते हैं उनको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो आपका है वो है कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH बोला जाता है। अब ये NaOH का उपयोग होता है आपका साबुन बनाने में, पेट्रोलियम पदार्थों को साफ़ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज़ के फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, MgOH ट्वाइस होता है। ठीक, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे जो है इसका उपयोग क्या होता है इसको जान लीजिए। यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है। जैसे पेट में कभी कभी HCl की मात्रा अधिक हो जाए तो खट्टापन आने लगता है, ढकार आने लगता है, तो उसको इससे दूर किया जाता है। और एक चीज़ और नोट करके लिख सकते हैं कि कहीं भी अगर आपको जहाँ पर अम्ल की अधिकता हो जाए वहाँ पर आप बेस डालकर दोनों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर बेस की अधिकता हो जाए तो वहाँ पे अम्ल डालकर मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़, कोई भी जानवर या छोटा पदार्थ काटता है
तो हमें पता है कि अगर उसके काटने से हमारे शरीर में अम्ल आया है तो हम वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दवा लेते हैं जिसमें बेस की अधिकता हो। इस तरीके से वो दोनों मिलके डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक, अब आइए हम बात करेंगे आगे लवण साल्ट के बारे में। हमारा तीसरा टॉपिक है आपका लवण साल्ट। अब इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। किसके किसके फलस्वरूप? इसमें दो कारक आपके उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार। कोई भी अम्ल या क्षार ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं NaOH, ये क्या है आपका? एक क्षार है, और इसके साथ एक अम्ल ले लेते हैं मान लीजिए HCl। इन दोनों की अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? NaCl प्लस H2O। H2O क्या हो गया आपका? जल हो गया, और NaCl क्या हो गया? नमक या फिर लवण या फिर साल्ट हो गया। ठीक, तो इस सभी क्रिया को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आइए कुछ और प्रमुख लवणों के उपयोग देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग हैं इनके। ठीक, इसमें आपका पहला है आपका साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड को आपको पता ही है, इसका फार्मूला NaCl होता है, और ये खाने के रूप में उपयोग होता है, खाने के लिए उपयोग होता है, या फिर आपके अचार वगैरह के संरक्षण में अचारों को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है आपका NaHCO3। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग आपका पेट की अम्लीयता को दूर करने में या फिर अग्निशामक के रूप में होता है। अग्निशामक यंत्रों के बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका तीसरा उपयोग है धावन सोडा का। तो धावन सोडा का फार्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O। यहाँ पर जो जल की मात्रा होती है वो 10 होती है। कई बार यहाँ पे जल की मात्रा ही पूछा हुआ है कि धोवन सोडा में जल की कितनी मात्रा मौजूद होती है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 10 जल की मात्रा उपयोग होती है। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका मेन उपयोग होता है कपड़ा धोने में, कपड़ों के धुलने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद आपका पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3, और इसका उपयोग जो होता है आपका बारूद बनाने में होता है। बारूद यानी कि एक्सप्लोसिव बनाने के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। और ये लवण हो गया। लवण क्या होता है आपका? अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें लवण मिलता है, और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग हो गए जो आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है। ठीक, आइए इसके बाद हम देखते हैं pH स्केल के बारे में। pH स्केल क्या होता है? pH स्केल आपको पता होगा कि pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को माप करने का एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए कोई विलयन का मान pH मान 7 से नीचे है, अगर 7 से नीचे है तो हम उसे क्या कहते हैं? वह विलयन क्या है? अगर आपका pH मान 7 से नीचे है तो हम कहते हैं कि वह विलयन अम्लीय है, और अगर 7 के ऊपर है तो हम कहते हैं वह विलयन क्षारीय है। ठीक, इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए एक टर्म आया है pH, तो कई बार यहाँ पे pH का फुल नेम पूछा हुआ है। तो pH का फुल नेम याद रखिएगा, होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसेन। वैज्ञानिक थे आपके सोरेनसेन नाम के वैज्ञानिक थे। इनका नाम याद रखिए। इन्होंने इस खोज को 1909 में किया था, और pH स्केल के बारे में बताया था कि pH स्केल कैसे आपका एसिडिटी या बेसिसिटी को बताता है, इस बारे में इन्होंने जानकारी दी। इसके बाद आपके कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके pH स्केल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछता भी रहता है। तो आइए कुछ पदार्थों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पदार्थों। तो नींबू के बारे में बात किया जाए तो नींबू का जो pH मान होता है वो होता है आपका 2.2, यानी कि नींबू क्या हो गया? अम्लीय हो गया, क्योंकि इसका pH मान कितना है? 7 से नीचे है। ठीक,
अगर इसके बाद हम बात करें रक्त के पीएच मान की, तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। जो 7 पे होता है वो होता है शुद्ध जल, इसका न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। पीएच स्केल शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद लार का पीएच मान 6.5 होता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हमारा जो पीएच मान है लार का, मुंह में पीएच मान 5.5 से 6.5 से कम हो जाए और ये घट जाए 5.5 या इससे नीचे आ जाता है, तो इसके कारण हमारे दांतों में खराबी आने लगती है और हमारा इनेमल भी ख़राब होने लगता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दूध का पीएच मान देखा जाए तो दूध का पीएच मान आपका 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और शराब का आपका 2.8 होता है। सिरके का आपका 2.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान आपका 8.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। आप देखते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा नमकीन लगता है, क्षारीय होता है। ठीक, तो ये आपके पीएच मान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट नोट करके ध्यान में रख लीजिए जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा हुआ है। पहला इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो लोग दारू पी के गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनको चेक करने के लिए जिस मीटर का उपयोग किया जाता है पुलिस के ज़रिए, वह अम्ल क्षार की प्रतिक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया का ही उसमें उपयोग किया जाता है। और दूसरा आपका देखा जाए तो एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा इसमें कि अगर रक्त का पीएच मान 0.2 इकाई परिवर्तित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर रक्त का पीएच मान, रक्त में जो पीएच वैल्यू होती है वो 0.2% का परिवर्तन आ जाए, यानी कि 7.4 होता है और 0.2 ऊपर या नीचे हो जाए तो जो व्यक्ति होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कुछ 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है और आपके तीनों टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। और इसके बाद हम एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।